अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं तो यकीनी तौर पर हमारे पास एक ही मौजू है, वो मौजू है सीज़ फायर। ईरान, अमेरिका एंड इसराइल की जो जंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें सुरखुर हुआ और आज हम इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं अपनी हुकूमत पे, अपने फील्ड मार्शल पे, अपनी फ़ौज पे, कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से और तुर्की और मिस्र की मुआवनत से हमने आज वो चोटी सर कर ली है जो कि यकीनी तौर पे हम नहीं समझते कि ये कभी मुमकिन था। अक्सर लोग कहते हैं कि एक मकरूज मुल्क एक हाथ से तो वो भीख मांगता है, दूसरे हाथ से जो है वो मुसालियत करवा रहा है। ये एक ऐसा तजाद है जिसे कि बहुत सारे लोग जिसे तस्लीम नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने वो कारनामा अंजाम दिया जो कि शायद कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये वो मकाम है जिसमें पाकिस्तान का परचम दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लहराया। इसके अलावा तमाम मीडिया में पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के किरदार का जो पजीराई हुई है उसको हम सलाम करते हैं। बात यह है कि सीज फायर तो हो गई है। सैटरडे के दिन हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की जो है वो मुज़ाकरात हैं। बात यह है कि जिस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 दफ़ा जंग हुई, इस दफ़ा ज़रा तूल पकड़ गई, जंग महीने से ऊपर हो गई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम एक शकूक व शुबहात हैं, एक शकूक व शुबहात है कि क्या यह सीज फायर कायम रहेगा, क्या ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने हैं वो कामयाब होंगे। इसलिए कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ एक मुल्क है जिसे हम कहते हैं जनाब भारत, और हमसे एक हज़ारों मील दूर दुश्मन बैठा है हमारा, वो है इसराइल। ये दोनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान कामयाब हो और ईरान जो है उसका जो भी बची कुची जो उसकी हैसियत है वो बाकी रहे। इसलिए कि कुछ हमारे दोस्त नुमा मुस्लिम ममालिक भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। अब बात यह है कि क्या ये सीज फायर में जो भी नुकात पे बात होगी, 10 नुकात दिए थे ईरान ने, अब वो उस पर ट्रंप साहब किसी तक तो मतलब ये कि उसको कहते हैं कि उन्होंने मान लिया है, लेकिन अभी भी 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे कि थोड़े से इख्तलाफात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मस की ओपन के है कि उसको खुला रखना। लेकिन लेबनान में जो इसराइल बमबारी कर रहा है और उस पर कहा गया है कि व्हाइट हाउस की जानब से कि ये सीज फायर में ये शामिल नहीं है। लेकिन जेडी वेंस ने कल जो एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकन टीवी पे, उनका कहना था कि लेबनान भी इसमें शामिल है और मजीद इससे गुफ्तगू इस्लामाबाद में होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर लेबनान पे सीज फायर नहीं होती तो यकीनी तौर पर ईरान जो है वो थोड़ा सा जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे, इसलिए कि जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसमें ईरान, यमन, शाम, उर्दन, इराक, ईरान, उसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान और उसमें फिर तुर्की भी शामिल होगा। तो अब सवाल है कि क्या हम पाकिस्तानी कौम अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हैं, और यकीनी तौर पे ईरान भी हमारा हमसाया मुस्लिम ममालिक है, वो भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है, और हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अमन हमारे नसीब में देगा, ताकि जो तबाही हुई ईरान में उसकी तपश हमने भी महसूस की, और यकीनी तौर पर अगर वो ईरान की जंग ख़त्म नहीं होती तो शायद कि हमारे अपने मुल्क में भी आग लग रही होती अनकरीब। और कुछ मुस्लिम ममालिक जो दुश्मन दोस्त हैं उनकी भी कुछ किरदार रहता कि वो उस पर तेल फेंकते कि ताकि चिंगारी जो है वो आग बने। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की और हमारे अफवाज पाकिस्तान के चीफ फील्ड मार्शल की जो हिकमत अमली थी और उसके साथ साथ तुर्की और मिस्र की जो मावनत थी, उसने उस पर पानी फेर दिया और यह आग किसी तक बुझ गई है, लेकिन अंदर अंदर सुलग रही है। आज इसी मौसम पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आप स्टूडियो में मेहमानों को मदऊ किया है, और आज हमारा जो नुक्ता होगा वो तकरीबन यही होगा कि हम इस जो सीज फायर हुई है जंग की, इसकी देरपा असरात क्या होंगे, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उसके मनफी असरात क्या होंगे, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो स्टूडियो में आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब सैयद करार हुसैन साहब, ये है रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं पाक फौज के। थैंक यू करार साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया हसन भाई। दूसरे मेहमान है जनाब जुनैद नकी साहब। जुनैद नकी साहब ये साबिक सदर है निकाटी के ये साबिक सदर हैं, और इसके पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में इनको देखा होगा, काफ़ी अच्छे मुआशी तज़कियाकार भी हैं ये।
और अच्छा बोलते हैं। थैंक यू जुनैद नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप शादी को छोड़ के आए हुए हैं। मेरे साथ ऑन कॉल पे भी होंगे इंशाल्लाह ताला अशफाक तोला साहब जो मुआशी तज़कियाकार हैं, इसके अलावा राजा अंसारी साहब जो रहनुमा PMLN हैं, ये नुमाइंदा भी हैं वफाकी हुकूमत बराए सिंध के, ये भी मेरे साथ जूम पे होंगे। तो हम करार के साथ चलते हैं। करार साहब, आज पाक फौज ने जो पाकिस्तान की अजमत को बुलंद किया है, उस पर वो लोग भी जो उंगलियां उठाते थे कि पाकिस्तान का 60 to 70% बजट खा जाते हैं, लेकिन कभी मार्शल लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन आज उन्होंने साबित किया, एक मई के महीने में इंडिया पाकिस्तान की जंग में और आज, कि हमारी भी कोई हैसियत है, हमारे भी फौज की कोई फील्ड मार्शल को, हुकूमत को लोग जो है वो क्रेडिबिलिटी देते हैं कि ये एक बातमात लोग हैं। आज फौज से ताल्लुक़ रखने के नाते आपके अपने क्या तासुरात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई बिलाल हसन, आपका बहुत शुक्रिया, मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया। देखें, आज नहीं, जैसे आपने खुद ही कहा, ये मई 2025 में पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और फिर नेवी, अपनी जब वर्थ साबित की दुनिया में, तो दुनिया को उस वक्त पता चला था कि इस खित्ते में क्या, पूरी दुनिया के, बल्कि फ़िलहाल एटलीस्ट एशिया में, जिसमें आपका मिडल ईस्ट शामिल है, एक नया लीडर उभर रहा है। और जो इंडिया ने सोचा हुआ था पाकिस्तान को कार्नर करने का, पाकिस्तान को बाकी दुनिया में तनहा करने का, गज़ा बनाने का मंसूबा बनाया था, वो उसको खुद पड़ गया, क्योंकि हमारी नीयत ठीक थी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। हम खित्ते में अमन के ख़्वाह थे, वो खित्ते में अमन के ख़्वाह नहीं थे। तो उस वक्त हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जब दुनिया में साबित किया कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम बुरे को बुरे के घर तक पहुंचा के आएंगे। यही वजह आपने देखा कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी मरतबा पाकिस्तान और इंडिया की उस जंग का न सिर्फ जिक्र किया, बल्कि वो कहता माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, मतलब हर जगह वो रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देता है। कभी कहते हैं 6 तैयारी गिरे, कभी कहते हैं 7 10 करते हैं। हाँ, बढ़ते गए। हाँ, लेकिन एक बहरहाल खबर यही थी कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वो कर दिया जो इंडिया ने कभी सोचा नहीं था, बल्कि दुनिया ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा था पाकिस्तान ये कर देगा। तो एक तो मतलब पाकिस्तान ने जो दुनिया में अपना वकार बुलंद किया, वो तो पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अपना वकार बुलंद कर लिया था। अभी आप देखें डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मुतल्लिक इवन के अमेरिकन कहते हैं कि उनकी राय बहुत तेजी से बदलती है, और इवन के ईरान जंग में कई दफा उन्होंने कहा जी हम ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगे, फिर क्या ज़्यादा अरसा रहेंगे, लेकिन उनकी राय नहीं बदली तो हमारे फील्ड मार्शल के मुतल्लिक नहीं बदली, उनकी राय नहीं बदली तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पता। तो इसमें एक तो खुशी की बात यह है बिलाल हसन भाई कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ये इतनी आपस में यकजहती के साथ मिल के चल रही है कि एटलीस्ट मैंने अपनी होश में इस तरह खुले आम नहीं देखा, एक पेज पे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें एक और ऐड करना ना, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो भी इस मामले पे एक पेज पे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। देखिए इंडिया के साथ तो हमारी जब भी बात होती है तो सारे के सारे, इवन के मैंने पीटीआई के मैक्सिमम लोग देखे थे वो फौज को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारी पाकिस्तानी कौम की खूबी ये है कि आपस में हम लड़ लेते हैं, लेकिन जब खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ कोई मसला आए तो फिर हम एक हो जाए, या इसराइल के साथ है। इसराइल के साथ है। अच्छा, इसराइल के साथ कभी हमारा कोई डायरेक्ट ऐसा हुआ नहीं, प्रॉक्सी तो चलती रही ना, प्रॉक्सी चलती रही। मई में भी जो आपकी जंग हुई इंडिया से, वो प्रॉक्सी थी ना इसराइल की। हाँ, और जब उनके राफेल गिरे तो अगले दिन जो उन्होंने 100 के करीब ड्रोन पाकिस्तान में बिलाल भाई भेजे, वो उन्होंने स्पेशल इसराइल ने भेजे थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबको 100 को जो ना हम लोगों ने ऐसे गिराया हुआ है, 2-3 के जिन्होंने नुकसान किया था, जैसे हमारे शिकारी जो है ना उड़ते परिंदे को गिराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी जो काबिलियत का इजहार किया था। इसी वजह से ईरान का भी आपके ऊपर एतमाद है, अमेरिका का भी एतमाद है, लेकिन जैसे आपने कहा कि शरारत हो सकती है और वो शरारत हो सकती है इसराइल की तरफ से। इसराइल पूरी कोशिश करेगा। इंडिया भी है ना, सुना कि कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है इंडिया। उसको कौन पूछता है, उसको कर ले तैयारी, उसको मई में क्या जवाब मिला था जो अब मिलेगा। इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है इस सीज फायर का।
इस सीज फायर के लिए 3 दिन 3 रातें हमारे इसहाक डार साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल साहब ये जानते रहे हैं। कभी ये चाइना में बात कर रहे होते थे, कभी ये रशिया में बात कर रहे होते थे, कभी ये अमेरिका में बात कर रहे होते थे, कभी ये सऊदी अरब में बात कर रहे होते, कभी ये मिस्र में बात कर रहे होते, कभी ये टर्की में बात कर रहे होते। मतलब इनका फोन एक जगह बंद हुआ दूसरी जगह शुरू, एक जगह बंद हुआ दूसरी जगह शुरू। इन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारी ख्वाहिश है कि इस मेहनत पे इसराइल पानी ना फेरे। एक और खुशी की बात जो है, अभी 1 घंटा पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की। दोनों के दरमियान जो एक तलखी थी, उस तलखी को कम करने के लिए वो भी मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने इसको कहा था ईरान को कि जी आप थोड़ा सऊदी अरब के साथ भी तलखी को कम करें ताकि ये और बामकसद मुज़ाकरात हो सकें। बाकी जो मुतालबे हैं उनके 10 मुतालबे हैं, मेरा ख्याल है जायज़ हैं। ईरान के हरमस खुल जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी। इसलिए कि लेबनान की वजह से अमेरिका ईरान ने दोबारा उसको बंद कर दिया था कल। हाँ, इसलिए बंद किया था कि लेबनान पे उन्होंने अटैक किया था। लेकिन लेटेस्ट ये थी कुछ 2 घंटे पहले की कि नेतन्याहू ने कहा कि जी लेबनान की गवर्नमेंट ने मुझे कहा है सीज फायर के लिए। ये 1 घंटा पहले की खबर है। और इसका मतलब ये है कि उसको अमेरिका ने कहा कि यार तुम कर लो। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कल मतलब ये मुतालबा किया था कि सीज फायर हुआ ना ईरान और अमेरिका के, इसमें लेबनान को भी शामिल करें। नहीं, ईरान ने तो किया था। अभी मेरा ख्याल है फेस सेविंग भी होती है। जैसे अब इस जंग में अमेरिका अपनी फेस सेविंग कर रहा है, कुछ भी हो ईरान अपनी फेस सेविंग कर रहा है। 100%। और तुर्की ने भी जिस तरह अंदाज से समझाया इसराइल को कि आपने भी बेहतर यह है कि अगर फेस सेविंग करनी है, लेबनान के ऊपर नहीं करना अटैक, तो इस तरह कह दो कि जी लेबनान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हम रोक रहे हैं। बिल्कुल इसे फेस सेविंग कहते हैं। बिल्कुल जी। नफी साहब, एज ए मतलब इकोनॉमिस्ट, ताजिर, सनतकार, आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद क्या आप समझते हैं कि जो भी क्राइसिस पाकिस्तान में इकोनॉमिकली आई, इसमें कमी आएगी, या अगर नहीं खुली तो और मजीद क्या बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, आबनाए हुर्मुज़ अभी खुल भी जाती है तो जिन पावर प्लांट्स और जिन फ्यूल सप्लाईज जो गैस सप्लाईज की जो बात आपने देखी है, दुनिया की तकरीबन 15 से 20% की जो गैस और ऑयल सप्लाईज की जो फील्ड्स थी वो हिट हुई हैं। और जो ऑयल प्राइसेस अभी वापस रिवर्स हो भी रहे हैं वो, और साथ साथ सप्लाईज को पूरा करने में जो टाइम लैग है वो कोई छोटा, कोई वो दिनों हफ्तों का नहीं है, वो महीनों पे और सालों पे जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो दुनिया इस वक्त जो बात हो रही है इंटरनेशनल फ्रंट्स पे भी कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इंतहाई स्लो होने जा रहा है, और वो इसीलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एकदम से बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ममालिक जो हैं अपनी फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हैं वो, और जिनके पास एनर्जी रिसोर्सेज अदर देन, जैसे अभी बीबीसी ने ही एक रिपोर्ट नशर की कि हालिया 4 से 5 सालों में इस वक्त पाकिस्तान ने 25% अपनी जो एनर्जी रिसोर्स है वो अल्टरनेट एनर्जी पे कर लिए, बहुत तेजी से ग्रो किया है सोलर एनर्जी में। तो ऐसे ममालिक भी हैं जो रिलाय नहीं कर रहे ऑयल पे, तो वो तो सस्टेन कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि अगर पाकिस्तान में सोलर एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता तो शायद कि इस जंग के बाद जो है ईंधन की जितनी बचत हुई थी, मतलब कि किल्लत हुई थी, तो आपके बिजली के निज़ाम जो है फेल हो सकता था। लेकिन अल्टरनेट एनर्जी ने आपको सहारा दिया, कुछ सहारा दिया है। लेकिन चूंकि हम एक वीक इकोनॉमी है और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो टोटली इंपोर्ट पे है और हमारे रिजर्व्स जो है वो नहीं, देखिए आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं किसी ने भी अपने ऑयल प्राइसेस में अब कंज्यूमर को वो इफेक्ट नहीं दिया। अब इसीलिए अब जो सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो आराम से परफॉर्म करते रहे। हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है ख़जाने में ख़रीदने के लिए, तो इसलिए हमें वो काम फ़ौरन करना पड़ा कि जी कंट्रोल्स हो जाएं। बहरहाल जो आपका सवाल था वो तिजारत के ऊपर, तो तिजारत जो आगे इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो 50% जो है वो टेक्सटाइल की है। टेक्सटाइल यकसर जो है वो स्लो हो गया है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 2 जो काम जो है जो आपके पास आ रहा था टेक्सटाइल का इंटरनेशनल मार्केट से, यूएस और यूरोप से, वो बहुत उसकी जो है ना वो फ्लो एकदम से स्लो हो गया है। साथ साथ न सिर्फ फ्रेट में आपकी जो है वो रॉ मटेरियल में आपके पास तकरीबन जो 13,000 14,000 बेल्स जो है वो कॉटन की यूज़ होती है टेक्सटाइल सेक्टर में, उसमें से आधी से ज़्यादा आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट की एकदम से बढ़ जाएगी। वो तो बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल अब कुछ उम्मीद पैदा हुई है
देखिए, उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कि ये जो कल आपके जो सीटिंग हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट बैठ रहे हैं और इराक़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है शुरू में तो काफ़ी फ्रिक्शन होगी, एकदम से कोई फैसला नहीं होगा। वो तो लाज़मी सी बात है। तो ये 15 दिन का सीज़ फायर है, इसमें ये जो बात करेंगे टेबल पे वो अपने पास लेके जाएंगे वापस, वहाँ से डिसीजन तो डेफिनेटली ट्रंप साहब ने ही अनाउंस करना है। ये तो यहाँ डिसीजन नहीं करने आए, ये तो ये देखने आए कि जी कितनी एक लचक पैदा करा सकते हैं, और फेस सेविंग जिसकी बात आपने करी है वो फेस सेविंग कितनी एक मिल सकती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है इस जंग में वो अमेरिका हुआ है। उन्होंने असेसमेंट ईरान की मेरे ख्याल है सही नहीं करी। उन्होंने पहले जैसे बात हुई कि जी उन्होंने सोचा कि चंद दिन में हम उनको जो है वो, चलिए वो तो सोचा, उन्होंने नहीं सोचा, वो तो जो वो एक काम हो गया ना, लेकिन काम तो बिगड़ गया ना, लेकिन काम बिगड़ा, लेकिन इसमें जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो तो मुतासिर हुए ना, बहुत मुतासिर है। दुनिया की पूरी जो है वो आप देखिए जो शक्ल है वो आपको नई शक्ल देखने मिलेगी आने वाले, क्योंकि जो सिक्योर समझ रहे थे अपने आप को वो बिल्कुल इनसिक्योर हो गए और उनको नई, और उसमें पाकिस्तान के पास डेफिनेटली जो ऑप्शन आज भी बात हो रही है कि जी शायद जो सिक्योरिटी की बात थी, जैसे सऊदी अरब ने एक फैसला किया था, तो हो सकता है यूएई के जो स्टेट्स हैं वो भी कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई फैसला करें। मेरे ख्याल में यूएई के तो आप गलत कह रहे हैं, यूएई तो टोटली तौर पे इसराइल का एजेंट है। यूएई एक खुली बात है, पहले तो हम झके छिपे अल्फाजों में कहते थे, अब तो खुली हुई बात है कि यूएई पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं है। इसने के पीएसएल में जो उनके 2 खिलाड़ी खेल रहे थे वो भी उन्होंने उनको वापस बुला लिया। ये बिल्कुल इंडिया वाली हरकत हुई है, ये बिल्कुल इंडिया वाली। बहरहाल मैं गुफ्तगू से जा रहा हूँ, मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद गुफ्तगू से जारी रखेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ लाइन पे इशफाक तौला साहब भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। मैं कॉल कर रहा हूं। वेलकम नाज़रीन, पुरानी तरक़ीब में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, तरक़ीब में जाने से कबल हमारे मेहमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब और जुनैद नक़ी साहब, जो कि साबिक हमारे सदर हैं रहे हैं आपके निकाटी के नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्री की, उनकी गुफ्तगू भी सुनी आपने। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं इकनॉमिक के अलावा शफ़ाक तौला साहब, जो कि अशफाक तौला साहब एक इकनॉमिस्ट भी हैं और माशाअल्लाह काफ़ी से ज़्यादा जो है तजुर्बा भी रखते हैं इकनॉमिक का, और हम इनसे भी हम लाइन पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करके थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इशफाक तौला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से, मुझे पता है कि आप एक तकरीब में, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि अशफाक साहब, मेरे साथ इस वक्त जुनैद नक़ी साहब भी मौजूद हैं और सैयद करार हुसैन रिटायर्ड ब्रिगेडियर पाक फौज वो भी मौजूद हैं। ये गुफ्तगू हुई, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सीज़ फायर जो होने की बात हो गई है, सैटरडे के दिन जो गुफ्तगू का एक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा, कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए क्या है, और नाकाम अगर हुआ तो उसके मनफी असरात क्या होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको, आपके नाज़रीन और हमारे दोनों मोहतरम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान का एक तो हमारा मकसद था खित्ते में एक अमन हो जाए और इसका जो समरात हो ना वो तमाम मुल्कों को मिले। तो सिर्फ पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 3rd वर्ल्ड वॉर बचाई है, और इसके बचाने में जो अहम किरदार थे हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे इसहाक डार साहब, तो उन्होंने बहुत काम किया, बड़ी दिनों रात। और मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इनके बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स हैं, स्पेशली फील्ड मार्शल साहब के और इसहाक डार साहब। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि नामुमकिनात में से था 2-3 दिन पहले, और बड़ी मुश्किलों से इस टीम ने कवर करके इनको दोनों पार्टीज को टेबल पे बिठा। जब आप टेबल पे आ जाते हैं ना तो फिर मसले का हल निकल ही आता है। और मैं आपको मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नवीद सुनाता हूँ कि ये मेरे नज़दीक ये काम हो चुका है। और इसमें जो सबसे बड़े जो इम्पेडिमेंट थे, जो इसराइल है या इंडिया है, उनका एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन और रोल रहा इसमें। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब जो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन है। और होपफुली देखिए, 2 सबसे बड़ी चीजें थी, आपने हुर्मुज़ का खोलना, वो कंडीशनली ईरान ने खोला है और वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें टोलिंग देंगे, आप हमें टोल टैक्स देंगे, हम और ओमान इसको मैनेज करेंगे। वो अपने लिए नहीं करे, ओमान को भी ले आ रहे। दूसरा इनके ऊपर ये था कि इनके ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगी हुई थी, तो वो ये चाह रहे थे कि भाई हमें इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म करें, बिकॉज कि वो सारा काम जो था विच इज अबाउट $48 बिलियन का वो यूएई के थ्रू करते थे।
और पूरे सम्राट इनकी जो इकोनॉमी की थे वो यूएई उठा जाता था और यूएई इनसे दुश्मनी भी कर रहा था, बिकॉज अगर वो ये ना होती तो यूएई का तो आपको पता है इतनी बड़ी एक बिजनेस डील होती है, $48 बिलियन ह्यूज था। तो एक तो ये इशू था। दूसरा इनका इशू जो था ये था कि जी वो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारे खिलाफ आप कुछ ना करें। 47 ईयर से हमारे खिलाफ आप ये कर रहे हैं। तो वो और अमेरिका को ये था कि जी आप न्यूक्लियर वेपन ना लें और आप यूरेनियम इन्वेस्ट ना करें। तो ये टचवुड है और ये इंशाल्लाह हो जाएगी। पाकिस्तान का फायदा कहाँ है कि अब जो रूट ये इनका जो रूट था जो यूएई के थ्रू ये करते थे, अगर हाफ ऑफ दैट हमें मिल जाता है तो हमारी इकोनॉमी कहीं की कहीं कर जाएगी। बिकॉज हमारी इकोनॉमी की जो जान है वो $8 से $10 बिलियन अगर हमारे पास हो ना तो हम बड़े आराम से अपने सुकून से अपने कर्जों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे अशफाक साहब ये भी बता दीजिएगा कि थोड़ा सा कि आईएमएफ की जो है आपका बजट बनाएगा, तो इस मतलब जो आईएमएफ आपका बजट बनाएगा या उससे डिस्कशन जो भी होगी तो कुछ एक्स्ट्रा आपको जो है वो बेनिफिट मिलने की तवक्कुआत की जा सकती हैं या मजीद आपको बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिल सकता। आईएमएफ का मकसद, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है, से नो टू आईएमएफ। उसमें मैंने आईएमएफ को पूरा थ्रेडबेयर डिस्कस किया है कि आईएमएफ पाकिस्तान से क्या चाहता है और वो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा। तो मैं तो इस बात को बबांगे दौल मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ, और जब मैं मिनिस्टर था जब भी ये बात मेरी लड़ाई में चल रही होती थी कि आईएमएफ की आपको जरूरत नहीं है, हम आईएमएफ को ले आके मेरा ख्याल है हम अपनी मईशत को खराब कर। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास सऊदी अरब से सरमायाकारी आने की तवक्को है दुनिया के दीगर हिस्सों से कि हम आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, आईएमएफ सऊदी अरबिया से आए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं और से आए तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तानियों का अपना इतना पैसा है बाहर कि पाकिस्तानियों को किसी के पैसे की अच्छा, आज एफ्टेमा के चेयरमैन ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने बताया कि कोई अरब में रहने वाला ही मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी है, उसने $2 अरब पाकिस्तान को देने की यकीनदहानी कराई कि यूएई में जो आप पैसा वापस कर रहे हैं उसके इसमें कोई पाकिस्तानी इंडिविजुअली तौर पर $2 अरब देने को तैयार है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बता देता हूँ, वी आर टॉकिंग टू सऊदी अरेबिया फॉर $5 बिलियन। हम सऊदीया से ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेफर्ड एलसीज के बेस पे आप हमें ऑयल दें, जो 1998 में भी किया था और वो ऑलमोस्ट हमारे लिए फ्री होता था। एक और दोस्त कंट्री है वो $1 अरब देने के लिए हमें तैयार है, हम उससे $2 अरब देना है, तो वो इंशाल्लाह ये आ जाएगा। और आपके पास अभी अल्लाह का शुक्र है इतना रिजर्व है, अगर आप अपनी इंपोर्ट को 1-2 महीने छोड़ भी देंगे और अगर आईएमएफ को आप वाकई मैं कह रहा हूँ से गुड बाय टू आईएमएफ, पूरा प्लान तैयार है। मेरे उस आर्टिकल में एक चीज लिखी हुई है और प्रूवन फैक्ट्स के साथ लिखी हुई है, क्योंकि मैं बड़ी समझदारी और बड़े अपने वसूख के साथ लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप देख लीजिएगा, पढ़ लेंगे आपके नाजरीन तो उनको सब समझ आ जाएगा, आईएमएफ की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सर, अशफाक तुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। ये मर्शद बहरहाल इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो बात कर ली, इस पर मेरे ख्याल में आपसे तबसरा ले लूँ पहले, फिर इनकी तरफ आता हूँ कि आईएमएफ से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके कामयाबी की बात तो यकीनी तौर पर दुनिया का हम पर इत्मीनान बढ़ गया है। सऊदी अरब हो गया या आपका कतर हो गया या आपके दीगर ममालिक हो गए, उनकी तरफ से है चांसेस कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो। मेरा ख्याल ये कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो फ्लैग है मई 25 और अब अप्रैल 26 में इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, तो आपको डेफिनेटली ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अब आपको इसको इनकैश किस तरह करना है, यकीनन तोला साहब ने जो बात कही है उसमें वज़न है, और हम अगर चाहें उन लाइंस पे, देखिए फील्ड मार्शल साहब हमेशा यही कहते हैं कि जी जब कारोबारी को बिठाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि जी इकोनॉमी और सिक्योरिटी, और फिर अगर कोई ये कहता है तो वो कहते हैं नहीं जी इकोनॉमी, सिक्योरिटी की बात बाद में करें, पहले इकोनॉमी। तो उनका फोकस था, आप देख लीजिए अब तक जो सफ़र है उसमें वो इकोनॉमिकली, और ये जो काम हुआ है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, इसका सारा फायदा आपको इकोनॉमिकली होगा। ये मैं क्या पूछना तो डेफिनेटली सर ये जो आप इंटरनेशनल फ्रंट्स पे इतना उभर के सामने आ रहे हैं, तो आपका ये फ़ायदा मईशत पे आपको रिफ्लेक्ट होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और मैं कहता हूँ कि जी तोला साहब के मुंह में घी शक्कर कि ये मामला इतनी ही आसानी से तय पा जाए, अल्लाह करे, क्योंकि इसमें कुछ पेचीदगियाँ, देखिए आपने बयान का जिक्र किया जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कल दिया है, उनको पता है कि कुछ फ्रिक्शन होनी है टेबल पे बैठ के, लेकिन
ये तो दोनों तरफ से पता चल गया लोगों को कि अब वॉर कंटिन्यू नहीं करनी। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरे हुए थे उसमें फ्रैक्शन है जी, जी, 6-7 दौर हो गए, तो मेरे ख्याल में ये तो उससे ज्यादा बड़ा वाकया है। लेकिन टेबल पे आ गए तो इसलिए ये मामला तय पा जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी करार साहब, मैंने ये अंदाजा किया कि अब पाकिस्तान में जो अरब कंट्रीज हैं वो डिफेंस के शोबे में सरमायाकारी ज्यादा करना चाहती हैं। ऐसे ही है, डिफेंस के शोबे में ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कि बाहर की सरमायाकारी अगर आती है तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सेक्टर है वो दुनिया में एक चंद ममालिक में होगा जो कि एक्सपोर्ट की सबसे ज़्यादा करेगा। अभी तो F-17 आप दे ही रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे बड़े हथियार भी दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एज एक ब्रिगेडियर होने के नाते कि पाकिस्तान के डिफेंस में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान आर्मी से कबूल करेगी, या इनकी पॉलिसी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लें? बिल्कुल लेंगे। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं। अदरवाइज आप देखें जो एक्सपो लगती है हमारे पे यहाँ पे आइडियाज जिसको ना यहाँ पे वेपन्स का लगता है, हमारे पास कामरा के बने हुए जहाज यहाँ आते हैं, बिल्कुल हवा के वेपन्स आते हैं, हमारे पास हैवी मैकेनिकल टेक्सला के टैंक्स आते हैं। तो पाकिस्तान खुद चाहता है इसको, और पाकिस्तान को दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आपके पुराने वेपन बिकते हैं नए पे आप रिसर्च के बाद उनको वक्त की जरूरत के मुताबिक अपडेट करते रहते हैं। तो एक तो वो बहुत अहम बात है, और दूसरी बात यह है कि खलीज में इस जंग के बाद आपने खबरों में, आप मुझसे ज़्यादा हमेशा जाना जानते रहते हैं इन चीज़ों को, ग्वादर में आपके कराची में जहाज़ों की शिप्स की आमद बहुत बढ़ गई है। जी जी बिल्कुल, कराची पोर्ट पे जो है वो कराची पोर्ट पे आपके सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिन कासिम हो गया आप जी, तो ये इवन के ग्वादर में, तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है। मैं आपको थोड़ा सा आपके आज के मौजूद से लेकर जाना चाह रहा हूँ कि दिस इज द राइट टाइम अपने जो बलोच आपके यूथ हैं, जो मिडिल क्लास है, जो BLA की बातों में आ गए, उनको इस चीज़ को रियलाइज कराएं कि अल्लाह ताला ने आपको भी अपॉर्चुनिटी दिया है। अगर आप ग्वादर को आप यकीन करें डेवलप कर लें तो ये आपको 2-4 साल में दुबई से बेहतर जगह मिल जाएगी। तो हमारे जो बलोच जिन्होंने दुश्मन की बातों में आके वेपन उठा रखे हैं, उनको मैं आपके तवसत से दावत दे रहा हूं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें ये खबर मिली है, आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए बच्चे हो, ज़रा इसकी तरफ देखो। ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है। ग्वादर की तरक्की का मतलब है बलूचिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, और बलूचिस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं है। तो खुदा के लिए अपने हथियार जमा कराओ और इस तरफ आके तवज्जो दो, बलूचिस्तान की तरक्की में हुकूमत के फौज के साथ मिलो। नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। BLA का मसला जहाँ तक है, ईरान अब चूंकि पाकिस्तान के साथ उसकी माजी से हटकर थोड़ी सी कुर्बत ज़्यादा बढ़ गई है। एक इल्ज़ाम भी था कि ईरान भी थोड़ा बहुत BLA को सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद हमले वगैरह भी हुए थे, वही का बात अलग कहानी है। लेकिन अफगानिस्तान से भी आपके मुज़ाकरात जो चाइना में हो रहे थे वो भी तकरीबन 90% मैंने सुना कि कामयाब हो गए। तो अगर आपकी एक सरहद जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से और ईरान की तरफ से सेफ हो जाती है तो फिर मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तौर पे भी ग्रो करने में आसानी रहेगी, और एक दुश्मन की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। बहुत आसानी होगी। देखें इंडिया ने तो पूरी तरीके से ना आपके खिलाफ तालिबान को इसलिए इन्वॉल्व किया कि आपकी फोर्सेस तकसीम हो जाए, मशरक में भी और मगरिब में भी। तो इंडिया की जो कोशिश थी, इसी वजह से तालिबान के साथ जो है ना उन्होंने जो भी लेन देन किया, पैसे दिए, मैं उन जो है ना तफसीलात में जाना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी जिस अंदाज से चाइना ने इन दोनों को समझाया है, होपफुली तालिबान हमारे अफगानी दोस्त इस चीज़ को समझेंगे और हालात बेहतर होंगे। नहीं, मैं वक्फे में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ये बात आपकी है कि अफगानी भी जो है अब वो अंडर प्रेशर आ गए हैं पाकिस्तान की सीज फायर के हवाले से, ईरान और अमेरिका की वजह से ऐसे ही है। उसमें भी अंडर प्रेशर आ गए, और ये धाक आपके दुश्मन हिंदुस्तान पे भी बैठा है, और उनका मीडिया तो चीख रहा है, वो तो यकीन करने को तैयार भी नहीं। हाँ यार, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखने में हम दोबारा हाजिर हैं। बात यही है कि नकी अपना जुनैद नकी साहब, अगर हम ये बात करें कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही थी या पेट्रोल की क्राइसिस हो रहा था और कीमतें बढ़ रही थी, तो आप उम्मीद रखते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मलाइज? डेफिनेटली जी नॉर्मलाइज होगा, और ये बात अभी फेडरल ने अनाउंस करने के करीब है कि उन्होंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखते हुए आगे पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस की वो समरी $94 फी बैरल तक तो आ गया है जी, 107 1010 से लेकर। दूसरी चीज़ ये कि अगर तो ये जो 10 नुकात हैं उसमें एक बहुत अहम नुक्ता है पाबंदियों का।
अगर तो ईरान को जरा सी भी रिलीफ मिल जाती है तो हमारी फ्यूल सप्लाई, आपने देखा है गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक मौजूद है, हम उनसे जो है वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम और उनकी रिकंस्ट्रक्शन में हमारी इंडस्ट्री जो है वो सीमेंट स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत अभी से ही लोग जो है वो इसको फोरसी कर रहे हैं कि जी उनकी रिकंस्ट्रक्शन तो होनी है, तो इस पे जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक जो मिसहैपन रहा कि ईरान आपसे जो है सिर्फ 5 आइटम जो है वो इंपोर्ट करता है और आप उससे 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा चीज़ें आप मतलब कि इंपोर्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस तो नहीं है, इसमें कुछ एतमाद का भी फुकदान था। खैर बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जब राजा अंसारी साहब जो है वो रहनुमा है PMLN के, नुमाइंदा है वफाकी हुकूमत बराए सिंध के, वो मेरे साथ ज़ूम पर मौजूद हैं। राजा साहब मेरी आवाज़ आ रही है? राजा साहब मुझे सुन सकते हैं? जी राजा साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। मेरे साथ इस वक्त जो है लेफ्टिनेंट कर्रार हुसैन साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और वो मौजूद हैं। इसके अलावा जुनैद नकी साहब साबिक सदर के निकाटी हुए मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो यह है कि आपकी हुकूमत को मुबारकबाद हो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने साबित किया कि पाकिस्तान का झंडा अगर नेक नीति के साथ ऊपर किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अदा करता है, जिसमें कि फील्ड मार्शल साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। क्या तासुरात हैं आपके? बहुत शुक्रिया आप जी बिलाल साहब। इसमें मैं समझता हूं कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है। मोहतरम वजीर आजम और उनकी पूरी टीम की कामयाब और शानदार खारजा पॉलिसी ने आज पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में लाकर खड़ा किया है और मैं समझता हूं कि इसकी टीम प्राइम मिनिस्टर की जितनी तारीफ की जाए वो आज कम है। इसमें खास तौर पे मैं मोहतरम इसाक डार साहब जिनको हेयर फ्रैक्चर हो गया गर्मी की वजह से शोल्डर में, उसके बावजूद वो चाइना के दौरे पे गए और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जिस तरह दिन रात पर्दे के पीछे रहकर काम किया है, टेलीफोन्स पर तमाम सरबराहान मुमलिकत से और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातें की हैं, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि जब ये जंग थी ये एक तबाही के दहाने पर पूरा खिता खड़ा था और एक रात जिस दिन बड़ा टेंशन क्रिएट था उस दिन मोहतरम वजीर आजम के जो है वो कोशिशों से और पाकिस्तान के जो हमारे वजीर खारजा हैं और डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कोशिशों से जिस तरह ये जंगबंदी मुमकिन हुई तो दोनों तरफ से। लेकिन अमेरिकी सदर ने एक बात कहना चाह रहा था राजा साहब, हवाला दिया मोहतरम वजीर आजम का और आर्मी चीफ का, इसी तरह जो ईरानियन वजीर खारजा थे राजा साहब मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था राजा साहब, जिस तरह के आपकी हुकूमत ने ईरान से सीज फायर में कामयाबी हासिल की है, उसी तरह अपने हुकूमत से कहे थोड़ा सा IT के शोबे में भी थोड़ा सी अपनी संजीदगी दिखाए कि इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं तो IT में या आपके जो लिंक है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अपनी हुकूमत से कहेंगे सर इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें कि IT के शोबे को स्ट्रांग करें। जी राजा साहब चले जी, मेरा ख्याल है कि वही सिग्नल इशू जो मैं आपको कह रहा था, कॉल पे लेने की कोशिश करें इनको। तो कहने का मकसद ये है कि मैं यही बात कर रहा था कि हम एक तरफ से बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसी जो है वो बहुत ही भी वीक नजर आती है। जी करार साहब कहने का मकसद ये कि ये हमारी हुकूमत की है कि एक तरफ हम लग जाते हैं, दूसरी तरफ IT का शोबा इतना ज्यादा मतलब ये कि सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा तवज्जो का तालिब है और मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग हैं वो इसकी वजह से काफी से ज्यादा मुतासिर हैं। देखें IT का तो अभी भी आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इतनी आगे चली गई है कि पता नहीं क्या क्या काम उससे लिए जा रहे हैं और हम इसमें बहुत पीछे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम दुश्मन भी कहते हैं IT में हमसे बहुत आगे है और
आपने बिल्कुल सही हमारी इस कमजोरी को पॉइंट आउट किया है कि इसकी तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं खास तौर पे हमारे जो अभी गवर्नर गए हैं कमरान टेसोरी साहब, लोगों की जो भी राय हो, मैं उनके इस काम को सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने आईटी के इतने अच्छे प्रोग्राम गवर्नर हाउस के अंदर शुरू किए हुए थे। और मैं एक दो दफा उन बच्चों से मिला हूं जिन्होंने आईटी का बहुत कुछ सीखा। तो मैं उनका काम, हाँ, उनका काम तो अधूरा ही रह गया ना। हाँ, मैं तोका रखता हूँ। अब देखा, उनका काम अगर अधूरा होता ना तो उनके बेटे को उसका मशीर ना बनाया जाता। शिजा फातिमा ने अगर उस आईटी से रिलेटेड उनको कोई जिम्मेदारी दी है ना, तो मुझे एक इशारा मिलता है कि उनके उस काम को शायद फेडरल गवर्नमेंट आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ दोबारा आ गए लाइन पर राजा अंसारी साहब। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सिराज साहब, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा अपने हुकूमत से ये भी बात करें कि आईटी के शोबे के भी थोड़ा संजीदगी से तवज्जो दें कि हमें आईटी के वजह से, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी फ्रैक्शन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती है, तो इसकी तरफ भी तो तवज्जो देना आपकी हुकूमत। देखिए, मैं सबसे पहले आपको अर्ज करूं कि मोहतरमा शिजा फातिमा साहिबा बड़ा शानदार काम कर रही हैं ऑलरेडी आईटी पर, और उन्होंने बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और मोहतरम वजीर आजम आए दिन उनकी तारीफें भी करते हैं, और वो अपना काम बखूबी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। इशू ये है कि अभी जो जिस बात पे आपको याद आया, जो डिले आ रहा था हमारा अभी फायरवॉल की वजह से, जूम के जरूर, वो दोनों में से हम या मेरे या आपके किसी में भी एक जो हमारे वाईफाई हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभार आ जाती है। यहाँ पे कराची में आपको पता है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इनके जो हैं वो थोड़े बहुत मसले चलते रहते हैं। उस वजह से हम ये नहीं कह सकते। पूरे मुल्क में माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से इंटरनेट काम करता है, और अभी तो 5G की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान अभी 4G से 5G की तरफ कदम रख रहा है, और उसमें भी मोहतरमा शिजा फातिमा की बड़ी मेहनत शामिल की नीलामी हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आईटी के शोबे में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया चले, ये तो अपनी बात रह गई। मुझे इसी बता दिए, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस मुज़ाकरात के लिए हुकूमत लाखिमी बात है कि वफाकी हुकूमत सरतोड़ कोशिश करेगी, पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र की कामयाब हो। अगर मैं समझता हूं कि अगर ये कामयाब हो जाता है और हुकूमत जो है वो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, तो यकीनी तौर पर दुनिया में भी उनका एक मुमताज़ मकाम होगा। आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक में कोई बूस्ट देख रहे हैं आप? जी, लाजमी बात है, यकीनन। देखें, एक तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर 1 के जो पाकिस्तान इस वक्त कोशिशें कर रहा है, वो पूरे खित्ते में एक पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरह अभी तक तमाम मार्के पाकिस्तान ने माशाल्लाह सर किए हैं, इसी तरह ये जो मुस्तकिल जंगबंदी का मार्का है, ये भी पाकिस्तान इंशाल्लाह सर करेगा, और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद होगा। लेकिन जो मईशत की जहां तक बात है, उसके लिए ऑलरेडी मोहतरम वजीर आजम और उनकी पूरी टीम ने जो कोशिशें ली हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में उनके जो अभी विजिट्स रहे माजी करीब में, और जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOU साइन हुए। टाइम थोड़ा कम है, एक चलते चलते एक क्वेश्चन कर लूं, नाराज ना होइएगा। कहते हैं कि यूएई के जो $3.5 अरब वापस किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि यूएई ने धमकी दी थी कि आप सियासतदानों की जमीनें और प्रॉपर्टी जो दुबई में मौजूद हैं, अगर आपने कर्ज नहीं दिया अप्रैल में, तो उन प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। ये यूएई की तरफ से धमकी दी गई थी। इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसला किया कि इनके पैसे देकर जो है वो अपनी जमीनों को बचाया जाए। इज इट राइट और रॉन्ग? फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। इसको मैं मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद करता हूँ। ठीक है, डिप्लोमेसी इस अंदाज में नहीं होती। दूसरी बात है कि ये बुनियादी तौर पर के दौर में चलो ठीक है, आपने मुस्तरद कर दिया। आपकी आवाज कट रही है, मेरे ख्याल में जहां बैठे हैं वहां को कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू राजा अंसारी साहब। ये थे नुमाइंदा वफाकी हुकूमत बराए सिंध। मेरे ख्याल में आज इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है, मैं हमारी तब तुझसे का जहाँ ये बैठे होंगे राजा अंसारी साहब, वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। जी राजा साहब, ये बात सही है कि हमारे हुकूमत की अराकीन के तकरीबन लोगों की जो स्विट्जरलैंड की बात तो है ही है, उसके बाद जो है ये करार साहब के यूएई में प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज तो हैं कई दफ़ा जो FBR बाकी पुराने रिसोर्सेज से, सोशल मीडिया से पता चलती रही हैं, लेकिन इस खबर की कोई ऑथेंटिकेसी नहीं है कि जिन्होंने कहा था कि इन लोगों की जो ज़मीनें जो है ना फोर्टिफाइड कर लेंगे, कन्फिस्केट कर लेंगे। हो सकता कहा हो, लेकिन इतना आसान होता नहीं। 94 में $450 मिलियन इन्होंने लिया था यूएई से। बिल्कुल, क्यों नहीं वापस किए 26 तक?
इसलिए उसने धमकी नहीं दी थी। हाँ, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो हकीकत है तल्लुकात ना। तो देखें, अभी आपने कहा ना हमारे उन्होंने PSL से हाँ, तो खिलाड़ी बुला लिए, तल्लुकात तो हमारे खराब हुए हैं ऐसे। और इसके बाद बहुत से पाकिस्तानियों को उन्होंने काम से रोका हुआ है, वो लोग हैं वहाँ। मेरे ख्याल में सनतकार ये इनको ज्यादा पता होगा जी, ऐसा है। देखिए घबराइए नहीं। देखिए अच्छी बात है कि जी वो पैसे वापस किए जा रहे हैं, ताकि मैं आपके खुद कह रहा हूं। वो 6% का बोझ हम क्यों लें। 6% का बोझ को छोड़ देना, $450 मिलियन जो आपने लिया था 94 में, उस पर भी तो सूद अदा कर रहे होंगे ना। जी बिल्कुल, सब पूरे पैसों पे सूद जा रहे हैं, पूरे 94 से लेकर अब तक 26 तक आपने क्यों नहीं वापस किए $450 बिलियन? जी वो अच्छा है कि जाए। मिलियन डॉलर। दूसरा ये कि वो वहां जमीनें हैं नहीं, ये बताइए। प्रॉपर्टी तो है, सबके प्रॉपर्टी। और अब देखिए ये सिर्फ UAE के लिए $20 बिलियन की जो बात हो रही है कि जी आपको राह दे रहे हैं, आप आइए वापस लाइए और यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उस पर काम हो रहा है। जी सुना कि पाकिस्तान हुकूमत जो है कोई इनिशिएटिव ले रही है। जी बिल्कुल इनिशिएटिव ले लिया है जी, इनिशिएटिव ले लिया है, और वो उनको जो है वो बाकायदा फैसिलिटेट किया जाएगा। और इस वक्त जो है वहाँ की इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पूरी दुनिया के लिए टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी जुमला बता दीजिए कि इस मुज़ाकरात, इस सीज़फायर पे कौन से आप क्या कहेंगे और क्या पैगाम होगा? कौन से सबसे पहले तो ये कि अल्लाह के हजूर दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी लाजमी सुनेगा, और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और एतमाद करें, मिलिट्री लीडरशिप पे एतमाद करें, और फौजी क़यादत पे एतमाद करें। और इंडिया के जो झूठे चैनल जो झूठी फेक खबरें दे रहे हैं, वो अव्वल तो सुने ना, सुने तो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। दैट्स ऑल जी। नकी साहब। सर बिल्कुल, करार साहब ने जो बात कही मैं उसकी तायीद करूंगा कि अपने जो हुक्मरान हैं उनकी तायीद करें, उनको प्रमोट करें, न कि सोशल मीडिया पे आप गलत खबरें लगाएं। ये भी बताएं ना कि हमारी ताजिर बरादरी जो है वो मुल्क छोड़ के ना जाए, और ताजिर मुल्क में रहने को बरादरी तो सर जिहाद कर रही है, कहीं नहीं जा रही। तरजीह है, इसलिए कि यूई भागे थे सारे, आज यूई से वापिस आना पड़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी पैगाम देना। इंडस्ट्री तो कहीं नहीं गई सर, इंडस्ट्री तो यही है। हाँ, ये इसमें है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये मुल्क है, चलो ये पैसा वहां लेके जाओ, पैसा वहां लेके जाओ, मर जाते हैं ना तो सारा पैसा आपस में यही दुनिया में रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी पैगाम दे कि ताजिर बरादरी की जंग से सबक सीखें। बिल्कुल 100% जी, सबक तो बहुत सारे सबक हैं इसके अंदर, और ताजिर बरादरी के लिए यही सबक है कि पाकिस्तान में ही जीना मरना है, जो पैसे हैं वो आप यहीं लगाएं। थैंक यू सर, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए, और गुफ्तगू की खट्टी मीठी बातें चलती रहती हैं, अच्छी मुझे बातें, ये एक नोक झोंक चलता ही रहता है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है कि मैं आखिरी पैगाम आपको भी ये देता हूँ कि पाकिस्तान है अपना मुल्क है, अपनी मिट्टी है, अच्छे बुरे हालात होते हैं। पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, कल प्रधान आज भी जिंदाबाद है, और आइंदा भी रहेगा। अल्लाह हाफिज़। कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी, उस वक्त अल्लाह हाफिज़।